menace in Arunachal have become the talk of the town lately. Most drug abuse experts and historians agree that we are in a declining phase of the drug epidemic that began about 30 years ago. Menace on drug abuse that is of course very rampant in Arunachal Pradesh. Hello, I'm Sapna Tayam Taku from Arunachal News 24/7 studio, and I'm here to talk about the drug abuse. In the recent months, the police have arrested drug peddlers and seized 257.52 grams of suspected heroin worth 10 lakhs rupees. As we are talking about the drug abuse, which remains one of the nation's critical domestic problems linked to crime, neglect of children, family violence, incomplete education, homelessness, AIDS, high healthcare cost, urban decay, and diminished economic competitiveness. Until we reduce the current level of addiction, that experimentation that leads many people to that end, individual tragedies and profound social problems will continue to undermine the quality of our lives. Young boys have volunteered to talk about their drug abuse stories and how they overcome it to our channel. Let's watch the exclusive interview. Right now, I'm here with a brother. He want to tell something about the society, how he got drug addicted and how he got free from the drugs. So let's ask and talk about him, about his personal life on drug, and how he got free from the drugs. So what's your name? My name is Youngrin Rakho. Will you tell us about your how you got the drugs addiction and all? कहाँ से हुआ आपको? मेरा बेसिकली जब हम शिलोंग चला गया था, आई थिंक प्रोबेबली it was about for 2014 and 15. I went to Shillong for my higher studies. So वहाँ पर जो हुआ कि नया दोस्त लोग को मिला, नया माहौल था. सो ड्रग्स करने का बहुत सारा रीज़न होता है. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ दैट जब कोई इंसान एडोलेसेंट पीरियड में होता है, टीनेज से लेके जो 25 का बीच में जो एडोलेसेंट पीरियड होता है, उसमें क्या होता है कि यूथ्स लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कोई भी चीज़ को लेके, नया नया चीज़ ट्राई करने का कोशिश करता है. सो आई वाज वन ऑफ देम. तो ऐसा करके मैंने देखा द पर्टिकुलर ड्रग आई वाज टेकिंग वाज हेरोइन. तो इस तरह से वहाँ से मेरा शुरू हुआ. तो ये हेरोइन आप कहाँ से लिया, आपने कहाँ से मिला इसको, कहाँ से आप खरीदते थे? हेरोइन देयर आर पेडलर्स होता है, उनको कांटेक्ट करने से मिल जाता है. How do you manage to buy heroines? Like you were in school, and how was the cost? ऑब्वियसली पॉकेट मनी जो पेरेंट्स से मिलता है उसी से मैनेज होता था. एंड हेरोइन यूजुअली इट कॉस्ट लाइक जो होता है आपका 1 cc जो होता है वो 1000 पे पड़ता है. बट इट डिपेंड्स ऑन प्लेस एंड समटाइम्स इन क्राइसिस द प्राइस राइजेस रैपिडली. एंड बहुत सारा फैक्टर्स डिटरमाइन करता है उसका प्राइस को, जैसे कि हो गया कि सब्सटेंस का जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी होता है. तो जैसे आप ड्रग्स लेते थे, तो ये हेरोइन आप कहाँ से बाय करते थे? बाय शॉप से या पर्सन टू पर्सन, या कैसा करके आप इसको एक्वायर करते थे? No, there is no shop because we know that there are two kinds of drugs. One is pharmaceutical drug and another is hard drugs, also called narcotic drugs. So इसके लिए कोई शॉप नहीं होता है. इसके लिए आपको पेडलर को कांटेक्ट करना पड़ता है. जो सबसे मेन सप्लायर होता है वो होता है डीलर. एंड पेडलर्स टेक फ्रॉम डीलर एंड देन वी कंज्यूमर वी बाय. वी हैव टू कांटेक्ट टू पेडलर्स को आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करता था ना, किस तरह से आप लोग उसको एक्वायर करता है? और पेडलर्स जो लोकल था ना, बाहर का था ना, किस एज ग्रुप का था? ऐसा देखा जाने से तो ऐसा होता है कि जो एक्चुअली हमका पास भी पेडलर का एट इनिशियल एज पेडलर का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होता है. फर्स्ट हमको कोई मिल जाता है अपना फ्रेंड सर्कल में जो यूजिंग एडिक्ट होता है, ऑलरेडी ले रहा है, तो वो लोग हमको इंट्रोड्यूस कराते हैं. फिर ऐसा होके नंबर एक्सचेंज होके व्हेन एवर वी नीड और वांट वी कैन मेक कॉल टू देम. पेडलर्स जो कैसा एज ग्रुप का था? अगर क्या फेस टू फेस आप मिला क्या उसको कभी? यस फेस टू फेस मिलना ही पड़ेगा. और पेडलर्स का भी एज कोई स्पेसिफिक नहीं होता है. ही और शी माइट बी टीनेजर
adult or old person also. But the peddlers from whom I used to take were mostly teenagers and adult person. Okay, okay. So how was your experience when you were in drug? आपको कैसा experience था? How you were like behaviors and all? कैसा था आपका? As I told you before, शुरू में जो होता है एक्साइटमेंट के लिए लेता है, फिर धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट जो क्या होता है कि जब आप एडिक्ट हो जाता है, आपका विड्रॉल्स होना शुरू होता है, तब आप एक्साइटमेंट के लिए नहीं लेता है, तब जाके आप मजबूर हो जाते हैं उसको कंज्यूम करने के लिए. सो ऐसा कि एक्साइटमेंट जो है आपका मजबूरी में वो टर्न ट्विस्ट हो जाता है. यस. तो कितना साल या कितना महीना आप कितना दिन रहे ड्रग्स में? वैसे तो हम शिलोंग में जब था तब हम फॉर 2 years हम लिया. फिर आफ्टर कमिंग बैक टू ईटानगर यहाँ मेरा कुछ 2-3-4 years ऐसा गैप हुआ है. आई डिडंट टेक एंड देन आफ्टर दैट आई बिगन अगेन यहाँ पे शुरू हो गया लेने के लिए. तो आप जब शिलोंग से ईटानगर आए तो ईटानगर में भी आपने स्टार्ट किया. तो ईटानगर में आप किससे लेते थे, मतलब कौन था पेडलर एंड ऑल? ईटानगर में हाँ पेडलर हम नाम तो आई डोंट इवन रिमेम्बर, बट हाँ पेडलर तो यहाँ पे भी अवेलेबल है. ऑल ओवर अरुणाचल आप देखा जाए तो हेरोइन का. उस समय ईटानगर में आप कौन सा टाइप का ड्रग्स फिर लेने स्टार्ट किया था? ब्राउन शुगर एंड हेरोइन. उसका यहाँ पे कितना कॉस्ट था उस समय जब आप उसको लेता था? ऐसा देखा जाए तो ह्यूज डिफरेंस है. जैसे मान लीजिए कि वहाँ शिलोंग में जैसे कि मान लीजिए कि 500 है, तो यहाँ पे आपका 1000 से 2000 तक पड़ता है. तो जब आप ड्रग्स में था वही आपका बिहेवियर कैसा हुआ? मतलब इरिटेशन था या फैमिली से आप अलूफ हो गया, या हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बिहेवियर मीन्स आपका लाइफ जो है वो कम्प्लीटली अनमैनेजेबल हो जाता है. आपका एवरीडे का जो शेड्यूल का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है. लाइक आपको क्लास जाना था लेकिन आप कहीं पर बैठ के ड्रग्स कर रहे होते हो, और फैमिली को टाइम देना था, फ्रेंड्स को टाइम देना था, वो सब नहीं हो पाता है. सो आपका दिल और दिमाग में 24 घंटा वही चलते रहता है कि मीन्स कैसे करके हमको सब्सटेंस को एक्वायर करना है, फिर जाके यूज़ करके फिर नेक्स्ट स्टेप वही होता है. जब आपको ट्रिप मिलता है तब तक आप यू फील मीन्स कंफर्टेबल, यू गेट हाई, एंड आफ्टर दैट जब उतर जाता है नशा तो फिर दिमाग में वही चलते रहता है, कहाँ से मैनेज करना है, उसको लेना है. फिर वही मतलब जैसा हम बताएं आपका जो आपका एवरीडे शेड्यूल का पैटर्न जो बिल्कुल अनमैनेजेबल. हाउ वाज योर पेरेंट्स लाइक रिएक्शन, और कैसा पेरेंट्स उस समय कैसा मैनेज कैसा था उनका रिएक्शन? वो क्या कर रहे थे आपको ड्रग से छुटकारा पाने के लिए? मेरा पेरेंट्स हमको रेड हैंडेड कभी कोट नहीं किया, लेकिन समवेयर for sure they knew that I was doing such and such because of my behavior and my daily activities, as I told you before. तो पेरेंट्स को डेफिनेटली कोई भी ड्रग्स करेगा तो पेरेंट्स को तो प्रॉब्लम होगा ही, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली. सो मेरा पेरेंट्स ने वही है जो हमको सुधारने के लिए रिहैब सेंटर को प्रीफर किया. सो आई वेंट टू टेक नार्कोटिक NA program, Narcotic Anonymous program, and I was there for 4 months in a rehab center. I took the program, and now I'm a recovering addict. So you are like you left all the drugs and all. अभी आप ड्रग्स को पूरा छोड़ दिया ना, तो अभी आप कैसा फील कर रहा है या कैसा है आपका अभी जो सिचुएशन है? It's like much better. कितना साल हो गया आपको छोड़ के? अभी 2 or 3 years it's running since I've been clean from this substance. तो what are you doing right now? आप अभी क्या कर रहे हैं? आपका लाइफ का एम्बिशन क्या है, और आप सोसाइटी को क्या बोलना चाहोगे, स्पेशली जो यंग जनरेशन है उसको आप क्या बोलना चाहोगे? एज यू आर लाइक आप अभी रिकवर हो गया है और आप अभी ड्रग्स को नहीं देखता भी नहीं है, तो
क्या है आपका फ्यूचर प्लान एंड अभी आप क्या कर रहे हैं एंड व्हाट विल बी योर मैसेज टू द यंग जनरेशन? Currently, I'm pursuing BTS. It's called Bachelor of Theology for those people who don't know. And अभी मेरा जो है 2000 next year I'm graduate हो जाएगा. And मेरा जो मैसेज है youths लोग को, not only youths but all the using addicts, कि आप लोग I would prefer to go to rehab center because आप अगर घर में बैठ के छोड़ेगा सोचने से नहीं होगा. ऐसा बहुत कम लोग होता है जो लोग का विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है, वो लोग घर बैठ के भी छोड़ पाते हैं. बट मोस्ट ऑफ द एडिक्ट अपना हम लोग उसको क्या होता है कि एडिक्शन इज अ डिजीज जो केज में ही ठीक होता है. सो आई वुड सजेस्ट फॉर टू यूजिंग एडिक्ट्स आप लोग चला जाइए रिहैब सेंटर में एज सुन एज पॉसिबल. एंड वहाँ पर जो है आपको एनए का प्रोग्राम दिया जाएगा. वहाँ पर आपको एवरीडे बेसिस में बताया जाएगा, आपको क्लास करवाएगा वो लोग कि कैसे करके नशा से दूर रहना है. एंड और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जब आप कोई भी रिहैब सेंटर में जाता है फॉर द यूजिंग एडिक्ट्स, सकने से ऐसा रिहैब सेंटर में जाइए जहाँ में आपको टोटली क्लीन रखता है. क्योंकि बहुत सारा रिहैब सेंटर जो क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करता है लाइक स्मोक सादा एंड ऑल. ऐसा क्यों करता है? इसका एक रीज़न है कि जब एक एडिक्ट जो नशा को छोड़ देता है, नशा से दूर हो जाता है, तो वो बहुत लोनली फील करते हैं खुद को ना, और उसी लोनलीनेस का वजह से फिर से वो रिलैप्स हो सकता है. सो many rehab center they provide substitute like cigarette and all, but I would suggest कि आप ऐसा सेंटर में जाइए जहाँ में आपको सब्सिट्यूट नहीं देता है, आपको कम्प्लीटली क्लीन रखता है. आपका रिहैब सेंटर का नाम क्या था? मेरा जो था वो डिब्रूगढ़ में था, जे गली प्रत्यावर्तन रिहैबिलिटेशन सेंटर. So how is your like society and your family? How are they like feeling right now after you left the drugs and all? कैसा है उनका feelings? फैमिली बहुत खुश है एंड रिलेटिव्स लोग भी बहुत खुश है. जब हम रिहैब सेंटर में था तो एक्चुअली माय कोर्स वाज फॉर 3 months. अलग अलग टाइम पीरियड का कोर्स होता है, 6 months का भी होता है, एंड यू कैन एक्सटेंड एज यू विश. बट यूजुअली जो होता है 3 and 6 months का होता है. तो मेरा कोर्स 3 months का था. उसका 3 months का बाद आई वॉलंटियर्ड एज ए स्टाफ फॉर 1 month. क्योंकि मेरा जो हम जो रिहैब सेंटर में था वो इट वाज रन बाय NGO. सो being a recovering addict, it is my responsibility to serve other using addict to drag them out of addiction. So मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जब रिहैब जाके ठीक हो जाते हैं तो प्लीज़ डोंट बी सेल्फिश. आप अलग रिकवरिंग एंड यूजिंग एडिक्ट लोग को मदद कीजिए, हो सके तो वॉलंटियर कीजिए. माय नेम इज़ जोइट अली और आई एम फ्रॉम ईटानगर. स्टार्ट कैसे हुआ था वो जर्नी बहुत लंबा है. सो एज ए किड ग्रोइंग अप मेरा भी सब जब सब जैसा ड्रीम करता है, लाइक नॉर्मल ड्रीम, हमको बड़ा हमें डॉक्टर बनना है, मेरा भी ऐसा था, कुछ ऑफिसर बनना है, लाइक. बट कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस की वजह से हम एडिक्शन में घुस गए. एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकता हम क्या चीज़ की वजह से घुसा था, बट और घुसने के बाद लाइफ लाइक बहुत सोसाइटी नहीं समझता है, लाइक वो लोग अवेयर नहीं है कि ये एक बीमारी है. हमको बहुत लाइक फालतू बच्चा है, काम नहीं है, ऐसा ट्रीट करता था. तो फैमिली भी नहीं समझता था. तो उसके बाद हम जैसे तैसे विलिंगली खुद ट्रीटमेंट किया 2019 में November 11 रिकवरी वेलनेस सोसाइटी पे. तो वहाँ पे हम जो चीज़ लाइक लाइफ का जो बेसिक चीज़ होता है ना, सुबह उठ के ब्रश करना, लाइक फैमिली के साथ डिनर करना, लंच करना, वो सब मेरे छूट गया था. तो वहाँ रिहैब में जाके बहुत हमको काउंसलिंग मिला, और ये सब जो मेरा पहले का बेसिक जो चीज़ होता है, रूटीन्स, वो सब जो चीज़ ख़राब हो गया था वो सबको वापस सिखाया. वो लोग हैबिट लाने हमको हेल्प किए. और इट टुक मी 8 months टू रिकवर. तो तब से हम जुलाई
नवंबर 11 से 2019 से अभी तक ठीक है हम, जो हम सब्सटेंस लेता था उससे हम अभी तक क्लीन है। तो हाँ, वही था मेरा जर्नी। और अभी भी इट्स लाइक अगर हम पहले वाला जो ही होता तो हम यहाँ नहीं आना था। अभी भी हम बहुत नर्वस हैं, लेकिन भी पहले हम फीलिंग्स से एस्केप करने के लिए ड्रग्स लेता था। वो भी एक पॉइंट है, हम ये नहीं बोल रहे कि पूरा इसके लिए लेता था। तो पहले वाला जो होता तो भाग जाता था और एक्सक्यूज़ देना था कि नहीं करेगा वो सब। लेकिन आज के दिन हम अपना रियलिटी फेस करते हैं। जितना भी नर्वस हो, कुछ भी हो, हम फेस करने ट्राई करते हैं ना। तो ये ऐसे चल रहा है, बहुत अच्छा लाइफ है बिना ड्रग्स का। अरुणाचल का आदमी लोग हम वो मैसेज देना चाहेगा कि आपका बच्चा भी ठीक हो सकता है, हम भी ठीक हुए और ऐसा बच्चा लोग ख़राब होता है ऐसा नहीं है। हम एडिक्स लोग को डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं कि वो लोग अच्छे से ट्रीट करो, बस एक रिहेब में बेच दो। गुवाहाटी में बहुत रिहेब है, तो अब जहाँ भी बेच सकता है। हम तो रिकवरी वेलनेस सोसाइटी भी बेचता है, तो वहाँ भी बेच सकता है। हाँ, वही ख़राब से ट्रीट मत करो। इट्स लाइक डिफेंड नहीं कर रहा है एडिक्स लोग को कि अच्छे से ट्रीट करो, बस रिहेब बेच दो। देर आर यूपी में एक है मेरा नॉलेज के अंदर, लेकिन हमको पता नहीं वो रिहेब का कैसा चलता है। बेच सकता है यहाँ भी, प्रॉब्लम नहीं है। जो रिहेब जहाँ भी बेचने बेच सकता है। वहाँ के रिहेब सेंटर लाइक वहाँ मेरा बहुत रिश्तेदार भी है, तो वो लोग से आइडिया मिला हमको अभी एक रिहेब है और वो इसलिए हम वहाँ पहुँच गए रिकवरी वेलनेस में। Most people are poor judges of their own susceptibility to addiction. With the recognition that drug abuse cannot be entirely eliminated, the goal of current drug abuse policy is to reduce the use of drugs through a combination of activities to reduce supply and demand. We, the team Arunachal News 24/7, could not get any official data on narcotic drugs and psychotropic substances because the nodal officer for the narcotic declined to give us any interview. The drug menace ailing Arunachal and India as a whole has become the talk of the town. What is alarming is the fact that drug cases involving children and adolescents have also registered a spike in the last 10 years. The numbers of such cases involving juveniles has more than doubled in the same period. What is equally disconcerting is the rise in the numbers of children taking illicit drugs. Ma'am, drugs in Arunachal Pradesh is a topic which is, I think, very relevant nowadays. There are lots of drug users right now, and we need solutions for that as well. Speaking about drug trafficking in Arunachal Pradesh, so Arunachal Pradesh is very uniquely located in terms of the, we have 3 international borders. We have long border with our neighboring state of Assam as well as Nagaland. So due to this, we have lots of potential of drug being moved from here to there. So that is the position of Arunachal Pradesh. And looking at the capital in particular, because I am located here right now, what we see is in capital is it is basically a users area. So because the main population of Arunachal Pradesh is based in Itanagar capital, which is the biggest urban center in the state. So because of that, we find that there are lots of users who are here. So the drug which is supplied here, mainly the usage is of heroin and cannabis. Heroin, we see that mostly it's brought in from our neighboring state because we have lots of porous borders. So these areas are the main areas where it comes from. As far as route is concerned, the cannabis which comes is some are coming locally as well from the inner parts where the cannabis is grown. Then some are actually also coming through the porous borders from our neighboring state. If you look at the people who are doing this, there is a large chunk of people, especially from our border areas, who are into the drug trafficking. They are bringing the bulk quantities from different parts of the country as well as different parts of the neighboring state, and then they break it off into smaller pieces and then they supply to the peddlers. The peddlers are mostly based inside the city, and they have a network where they are able to cater to the demand which is available here. If you look at the main larger commercial suppliers, most of them are from the border area,
It may be they may be from the state or also from across the state, other state. Then the peddlers who are present here, you will see that peddlers, most of them are locals only. They have started as users, and then later on, to fund their own habits, they start peddling the products as well. Then in terms of the divide in terms of the age group, if you see, so most of them are in their younger days. Okay, so historically, if we ask them, most of them have started in their early teenage years, and then they have continued, and then they have started peddling. Okay. So after that, we look at the activities that we have done. As I have informed already, we have registered more than 35 cases this year in capital, which has actually increased from 13 last year, and we have arrested more than 67 people till date related to drug cases. So in this, what we have found, most of the people who have arrested, maximum are male, but there is a good number of female as well. Then the age group we see, they are mostly between 18 to 30 years of age, but there are some of them especially who are doing more in terms of larger quantities. They are above 30 as well. We have you can say around 4 of them were mainly traffickers who are doing it in bulk quantities. Rest of them, almost 50% of them are peddlers, and rest are users. So that is the divide in terms of who we have caught till now. Going forward, I think drug problem also exists because there is a demand for the product. We have to work on demand reduction as well, because without demand reduction, what we are doing as police and as enforcement agencies, we are trying to reduce the supply. So we have been trying, and we have been successful in various degrees in different years. But especially this year, after the war on drugs, which has been declared by Arunachal Pradesh Police, where we have actually registered more than 200 cases all over the state. What we are finding is demand reduction is a major requirement, because we are trying to reduce the supply, but as long as demand is there, somebody or the other comes and starts catering to the demand. So from that perspective, I think it is very much required that we reduce the demand properly, so that it's a holistic approach. And of course, the harm reduction also comes after we reduce the demand, after the rehabilitation process, how we control the harm. So that is also very important in terms of final rehabilitation of the victims who are victims of drug abuse. So that is very important. And of course, in terms of perspective, I think it's very important that society should understand drugs is not just a law and order issue or a crime issue, but it is a societal matter, and we as a society must also look at the abusers as also the victims of the same crime. So it is very important that we have to understand that they are also victim of crime, and we have to understand, we have to try to support them to come out of it and get back to normal life if possible. What are the punishments? Okay. Most of the activity and action against drugs is based on the NDPS Act. And NDPS Act is very stringent actually. We work from small quantity, and then quantity between small to large, and then of course a commercial quantity. So if it is commercial quantity, your punishment can go from 10 to 20 years as well. If it is between commercial and small quantity, then punishments are up to 10 years. And if it is less than small quantity, then the punishment is up to 6 months. So it's quite stringent. And of course, in drugs, the selling and buying of drugs, as well as possession and even usage of drugs, is all crime as per NDPS Act. And all the sections under NDPS Act are non-bailable. So it's quite an stringent act. So those who are involved in this must know, and they should refrain from it, because law can take its own course otherwise. So any NGOs working on drugs with the ones?
Actually, what we do is we get reports about drugs from various sources, NGOs, general public, well-wishers as well. But we normally don't disclose the names because it is a dangerous business and we don't want to expose anyone to undue risk. As per our record, I think there was one death which occurred last year. After that, we have not received any report of death due to drug overdose. However, there have been multiple occasions where we have received report of people who are probably drugged and unconscious, but fortunately their lives have been saved due to public call and police reactions. Yeah, of course, the pandemic caused the increase in the rates because the movement was difficult, and there were lots of cases where we were successful in terms of catching the culprits. During the pandemic, actually, there was the supply was well contained because police was very successful in terms of taking action. This, of course, there may be multiple reasons, ma'am. You will have to ask the psychologists; they will be able to answer better. From what I can see, drugs is taken by at a very immature age when they are not able to tell good from bad, and once they are addicted, they have no option but to continue. Other thing which I must say is drugs is also causing most of the crime which is seen. So it also causes crime in terms of crime like theft, okay, robbery. They are even stealing from their own families. So this is very serious, and drug is not just a single problem. It's a group of problems which comes when you consume. Ma'am, overall state data I will not be able to tell because I am just looking at the capital. सर जैसे हम देखते हैं जो ड्रग्स को लेके काफ़ी आजकल स्टेट में या पूरे भारत में, इंडिया में हम देख रहे हैं कि ड्रग्स को लेके बहुत प्रॉब्लमेटिक है सोसाइटी में, मीनस जैसा ही है ड्रग्स। तो उसको लेके हम अरुणाचल के कंटेक्स में, स्टेट अरुणाचल के कंटेक्स में हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि ड्रग्स जो है ये एक्चुअली कहाँ से एक्चुअली जो ड्रग्स है वो स्टेट में आ रहे हैं और क्या क्या ड्रग्स यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है स्टेट में? ड्रग्स को अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश की ड्रग सिचुएशन है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इन सीटू ड्रग कल्टीवेशन जो है पॉपी का और कैनबिस का, और दूसरा सिंथेटिक ड्रग्स बेसिकली ओपियोइड बेस्ड हैं। तो पॉपी कल्टीवेशन हमारे यहाँ पे जो हमारे TCL एरिया है वहाँ पे नामसाई में, अंजाऊ में, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है जो हमारा पॉपी का कल्टीवेशन है। कैनबिस का कल्टीवेशन है वो हमारा वेस्टर्न सेक्टर जैसे वेस्ट कामेंग वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है। तो ये हमारा इन सीटू जो प्रोडक्शन है ड्रग्स का वो ये है। और दूसरा जो सिंथेटिक है जो ओपियोइड बेस्ड है, जैसे ब्राउन शुगर ले लीजिए और हेरोइन ले लीजिए, इवन कोकेन ले लीजिए। कोकेन के इतने ज़्यादा केसेस हमारे यहाँ कुछ खास है नहीं, बट बेसिकली ब्राउन शुगर और हेरोइन वो हमारे मेन केसेस हैं। तो वो हमारे पास यहाँ पे स्टेट में दो रूट से आते हैं। पहला एक वाया म्यांमार एक रूट है वो आता है जो हमारा TCL एरिया में एंटर करता है। दूसरा वाया नागालैंड है, नागालैंड टू असम, असम में वेरियस प्लेसेस बरपेटा, ग्वालपाड़ा, गुवाहाटी, और वहाँ से फिर वो अरुणाचल प्रदेश में वाया भालुकपोंग या वाया ईटानगर वो एंटर करता है। सर जो पेडलर्स हैं, ड्रग्स पेडलर्स, स्पेसिफिकली या बेसिकली ये पेडलर्स कौन है, कहाँ से है, ये क्या APST है या नॉन APST है या बाहर से आते हैं? देखिए, पेडलर तो हर एक ट्राइब को, हर एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ऐसा डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी टफ रहेगा कि वो पेडलर्स किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी पेडलर्स हमने लास्ट 1 ईयर में अरेस्ट किए और वो APST भी हैं, वो नॉन लोकल्स भी हैं, वो अरुणाचल बेस्ड भी हैं, असम बेस्ड भी हैं, नागालैंड बेस्ड भी हैं। तो डेफिनेटली हर एक कम्युनिटी को, हर एक ट्राइब को पेडलर्स बिलोंग करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। तो सर ये जो बायर्स है या हम बोले कि यूज़र्स है, ये किस एज ग्रुप के हैं और यहाँ पे कितना जो बायर्स है वो एज ग्रुप को लेके या फीमेल मेल को लेके किस एज ग्रुप का जो ज़्यादातर जो है कंज्यूमर जो बायर्स है वो किस एज ग्रुप का है? देखिए, जो जितने केसेस हमने देखे हैं और जितना इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते आ रहे हैं उस हिसाब से जो बायर्स हैं हमारे या जो कंज्यूमर्स हैं, बेसिकली वो 20 ईयर्स ऑफ एज, 18 to 20 ईयर्स ऑफ एज से वो लोग शुरू होते हैं।
एंड दे गो ऑन टू 40-45 ईयर्स। उसके आगे भी होते हैं कुछ आउटलायर्स, बट मोस्टली 20 to 40 का ये एज ग्रुप है जिसमें होते हैं। और जो पेडलर्स हैं, कुछ यंग पेडलर्स भी हमने पकड़े हैं, वो भी हैं, लेकिन पेडलर्स जनरली एक हायर एज ग्रुप के होते हैं। बेसिकली 35 to 50 ईयर्स के पेडलर्स होते हैं, जो पहले जिनके ऊपर कंजम्पशन की केसेस हो चुके हैं। कई ऐसे पेडलर्स हमने पकड़े हैं और फिर वो पेडलिंग में आए हैं। तो ये दोनों में एज ग्रुप्स में डिफरेंस है। ये पेडलर्स जो है ये क्या प्रोफेशनली है या ये भी एक तरह से यूजर्स ही है जो पेडलर्स बन जाते हैं? मोस्टली सारे पेडलर्स कंज्यूमर्स ही हैं, कभी वो कंज्यूमर्स रहे हैं। ऐसा बहुत ही रेयरली कोई हमें मिलता है कि जो अब पेडल कर रहा है और अब कंज्यूम नहीं कर रहा है। ऐसा होता है कि एक दो हमने अक्यूज़ पकड़े थे जिसके अंदर अब वो उनकी बॉडी लायक नहीं रही कि वो ड्रग्स कंजम्पशन ले सकें, तो फिर वो सिर्फ पेडलिंग करते हैं। बट मोस्टली जितने पेडलर्स हमने पकड़े हैं वो कंज्यूमर्स भी रहे हैं। तो सर ये जो जैसे टीनेजर्स सर नहीं है क्या, जो टीनेज या 12-14 एज के, जैसे आप 22 आपने बोला है, टीनेजर्स में क्या नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपने मुझसे पूछा जो मेन एज ग्रुप है कंजम्पशन का, वो ये है। लेकिन डेफिनेटली हमने टीनेजर्स भी कुछ लोग हमने देखे हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने भी टीनेजर्स भी ऐसे पकड़े हैं। लेकिन वो उनको पनिशमेंट की बजाय वो रिहैबिलिटेशन में ज़्यादा उनको बिलीव करवाते हैं। और टीनेजर्स में ऐसे टीनेजर्स मिलना जिनको ऐसी लत लग चुकी हो जो छुड़ाई ना जा सकती हो, ऐसे टीनेजर्स बहुत ही कम मिले। तो सर मेल फीमेल में ये कुछ डिफरेंशिएट है या दोनों ही बराबर कंजम्पशन? नहीं, बराबर कंजम्पशन। मेल कंजम्पशन हमारे यहाँ सोसाइटी में ऑब्वियसली ज़्यादा है, बट देयर इज़ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फीमेल परसेंटेज जो कंज्यूम भी करता है। तो सर ये जो पेडलर्स का जो पनिशमेंट्स है ये किस तरह है और किस सेक्शंस में आती है? NDPS एक्ट के सेक्शंस 21, 22, 23, 27A, कई सारे सेक्शंस हैं जिनके थ्रू आप पेडलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को या कोई भी ऐसे लोग जो ड्रग्स को पोजेस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं या इवन हार्बर कर रहे हैं किसी ऐसे पेडलर को, तो उनके लिए आप सज़ा दे सकते हैं। सज़ा डिपेंड करती है क्वांटिटी के ऊपर। तो ड्रग्स बेसिकली 3 क्वांटिटीज़ में पाया जाता है। एक स्मॉल क्वांटिटी बोलते हैं, एक कमर्शियल क्वांटिटी बोलते हैं और एक उनके बीच की क्वांटिटी रहती है। तो जो स्मॉल क्वांटिटी होता है उसके लिए बेसिकली 1 साल तक की सज़ा रहती है। जो कमर्शियल क्वांटिटी है उसके लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 10 ईयर्स इट में वो अप टू 20 ईयर्स की सज़ा रहती है, और बीच की क्वांटिटी अगर है तो अप टू 10 ईयर्स की सज़ा रहती है। सर मोस्ट अफेक्टेड अरुणाचल में अभी कौन है, कौन सा वो एज ग्रुप या कौन है, कौन लोग हैं अफेक्टेड, मोस्ट अफेक्टेड सिंथेटिक ड्रग से जो एज ग्रुप है वो बेसिकली 20 to 35 का जो एज ग्रुप है यही मोस्ट अफेक्टिव है। तो रीजंस क्या है सर, व्हाट आर द रीजंस क्या है ड्रग्स को लेने का? ड्रग्स में आप कैसे आदि हैबिट्स आपका कैसे चला जाता है ड्रग्स लेने? रीजंस ये है कि एक तो इजी एक्सेस टू ड्रग्स है हमारे पास, क्योंकि पोरस बॉर्डर्स हैं हमारे, तो और इतने सारे रास्ते हैं लोगों के, सिर्फ मोटरेबल रोड्स के अलावा लोग पैदल इतने आ जाते हैं। जंगल एरिया है, हम TCL से भी म्यांमार लगता है या नागालैंड से भी जो हमारे एरियाज़ लगते हैं, तो बहुत ही पोरस जंगल है, तो वहाँ से इजीली आ सकता है। हमारे यहाँ ड्रग्स है। उसके अलावा सोसाइटी में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कई हमारे पास जो काफ़ी एक्टिवली इसके अगेंस्ट काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो मैसेज इतना नहीं जा पा रहा है। और एक तरीके का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए सोसाइटी का ड्रग्स को लेके उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोई थोड़ा बहुत भी कंज्यूम अगर करने लगता है तो उसको रोका जाए उसी टाइम पे, ऐसी प्रथा यहाँ पे बहुत कम है। सर मतलब पेरेंट्स का या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट मतलब केयरलेस की वजह से भी होता है, ऐसा कुछ रीज़न भी होता है? नहीं, डेफिनेटली होता है। अगर फैमिली स्ट्रक्चर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा या आपको स्कूल में इस तरीके की बातें आपको बताते रहेंगे और रीइंफोर्स करते रहेंगे तो आपके ऊपर डेफिनेटली इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि अगर आप एक छोटे से ग्रुप को शुरू में टारगेट नहीं करते, अगर कोई स्टूडेंट ग्रुप है या कोई यंग ग्रुप है, अगर आप शुरू में उनको टारगेट नहीं करते, उनको इसकी लत से नहीं हटाते हैं, तो वही कंज्यूम करते हैं और बाद में आके वही पेडलिंग में आते हैं। सर इसे रिसेंटली हमने देखा है पुलिस पर्सनल्स भी है जो इन्वॉल्व है इसमें, पेडलिंग करने में या कंजम्पशन भी करते हैं शायद पुलिस पर्सनल, तो क्यों करते हैं और इनका पनिशमेंट क्या है सर? पुलिस पर्सनल भी पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी हैं, कहीं बाहर से तो आए नहीं हैं, तो उनका भी जो फैमिली स्ट्रक्चर है, उनको भी जो एक्सेस है ड्रग्स का उतना ही ईजीली मिल जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश पुलिस का ऑब्वियसली एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है पेडलिंग को लेके और कंजम्पशन को लेके। तो हमारे नॉलेज में जो भी केस आता है तो इमीडिएट डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस इज़ बीइंग डन उन लोगों का, और बाकी स्ट्रिंजेंट लीगल प्रोविज़न जो भी लॉ के तहत जो भी उनकी क्वांटिटी है
उनके अगेंस्ट अकॉर्डिंगली प्रोसीड किया जाता है। सर जैसे आपकी इन्वेस्टिगेशन में आपने देखा है तो मेन सप्लायर जो है या कोई जो स्पेसिफिक कोई बॉस है क्या इसका, जो आप जैसे नाम जानते होंगे कि उससे ही वही पर्सन है जो पूरा नॉर्थ ईस्ट में या अरुणाचल में बेच रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई एक सप्लायर नहीं है, इनके छोटे छोटे सप्लायर्स हैं काफ़ी, मतलब मल्टी फेसेटेड इनके सप्लाई चेन्स होते हैं। तो एक एरिया बेस्ड सप्लायर ज़रूर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन है यहाँ पे भी, आप कितने में बेच रहे हैं और तो आप थोड़ा सस्ता बेचेंगे तो आपको ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, तो ऑब्वियसली इनमें कंपटीशन रहता है। तो लोकल एरियाज़ के अपने अपने सप्लायर्स धीरे धीरे बन जाते हैं, जो नॉलेज में आए जाते हैं वो पकड़े आते हैं और उनको अकॉर्डिंगली लॉ जैसा लॉ कहता है वैसे प्रोसीड किया जाता है उनके अगेंस्ट। तो सर अरुणाचल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो मोस्टली अफेक्टेड है या ज़्यादा यूज़ करते हैं जो यूजर्स हैं? हमारे यहाँ पे जो हमारा तिरप जांगलांग लोंगडिंग एरिया ज़्यादा इफेक्टेड है, नामसाई एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो ज़्यादा इफेक्टेड है। इवन कैपिटल में भी हमारे पापुमपारे कैपिटल में भी हमारे काफ़ी केसेस हैं नारकोटिक्स रिलेटेड। तो सर आपका डिपार्टमेंट जो है ये चेकिंग जो कैसा करता है इसको, क्योंकि ड्रग्स जो आ रहे हैं तो उसको थोड़ा रोकने के लिए या आप लोग का नाकाज जो है चेकिंग पॉइंट है वो कैसा, मतलब कैसा वो फंक्शन है? बेसिकली नारकोटिक्स के ऊपर रोक लगाने के 2 pronged स्ट्रैटेजी एक है जो हम एम्प्लॉय करते हैं। पहला ये है कि जो इम्पोर्टेंट है वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड चेकिंग। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम नाका लगे रह सकता है, और कहाँ चेक करना है, किस गाड़ी को चेक करना है, हर एक सिटीज़न को भी परेशान नहीं कर सकते गाड़ी रुका रखवा के। तो इन्फॉर्मेशन बेसिस पे बेसिकली हम काम करते हैं। तो पहला स्ट्रैटेजी वो रहता है। दूसरा स्ट्रैटेजी हमारा अवेयरनेस रिलेटेड है कि अगर हम ये चीज़ सभी जगह बताते हैं, जिसकी वजह से SIT ने एक नारकोटिक्स हेल्पलाइन भी शुरू की है जो हमने काफ़ी पब्लिसाइज़ किया। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी आई उससे और उस पर एक्ट भी किया गया, लेकिन उसको हम इतना बता नहीं सकते क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं उनकी आइडेंटिटी हमें सीक्रेट रखनी है। तो दूसरा प्रोसेस जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस ये है कि हम सिविल सोसाइटी को, सिटीजन्स को इन्वॉल्व करते हैं कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए और बिना आपकी आइडेंटिटी रिवील किए हम उस पर एक्ट करेंगे। तो सर आपके पास कोई डाटा है या इन्फॉर्मेशन है कि ड्रग्स ओवरडोज से किसी का मौत हुआ है इस स्टेट में? हाँ, डेफिनेटली ड्रग ओवरडोज से मौत हुई है। स्पेसिफिक डेटा हमारे पास नहीं रहेगा, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से आप ले सकते हैं। उसके बाद में सर जो डी एडिक्शन सेंटर्स है वो कहाँ पे है और कैसा चल रहा है उसका? डी एडिक्शन सेंटर्स भी हम नहीं रन करते हैं, वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट रन करता है, आप उनसे एक बार पूछिएगा। तो उसके बाद में सर जैसे ये सोसाइटी को लेके ड्रग्स जो है उसको ड्रग्स में इसको आप लोग कैसे, मतलब सोसाइटी को आप एडवाइस करेंगे अपनी तरफ से, सजेशन देंगे कि इसको कम किया जाए, क्योंकि पूरा बंद तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कम कैसे किया जाए वो आप उसका तरफ से क्या सजेशन देंगे? देखिए, ड्रग सिचुएशन को काउंटर करने के लिए पूरा गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा टाइम से प्रयास कर रही है, और इसको किसी एक सेंस में देखना सही बात नहीं है। इसके कई फैक्टर्स हैं। पहला डिमांड फैक्टर है, सप्लाई फैक्टर है और एम्प्लॉयमेंट फैक्टर है। मतलब है कि जैसे सबसे पहले तो फ्रॉम पुलिस साइड अगर हम देखा जाए तो ये जहाँ से सप्लाई आ रही है हमें वहाँ पे ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, और वहीं पर ही देखते हैं कि ड्रग्स की एंट्री हमारे यहाँ ना हो। तो हम जनरली ट्राई करते हैं कि हम उन पेडलर्स को आइडेंटिफाई करें जो हमारी स्टेट में ड्रग्स को लाना चाह रहे हैं। तो एक वो फैक्टर भी हम कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरा डिमांड फैक्टर भी है कि जो लोग हैं वो इस चीज़ का डिमांड करना बंद करें। डिमांड करना तब बंद करेंगे जब लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी कि कितना उनकी बॉडी के लिए, उनकी सोसाइटी के लिए ख़राब है। और तीसरा एम्प्लॉयमेंट फैक्टर है कि उनको ड्रग्स से हटा के या तो स्पोर्ट्स में या और एम्प्लॉयमेंट उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए जहाँ पे उनका ध्यान भी हटे, वो लोग डिस्ट्रैक्टेड रहें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। तो ये तीनों स्ट्रैटेजीज़ अगर एक साथ काम करेंगे तो ही ड्रग मैनेज पे हम यहाँ काबू कर सकते हैं। तो सर जैसे ये कोविड पेंडेमिक में हमने देखा है, कोविड पेंडेमिक में ड्रग्स का सिचुएशन यहाँ स्टेट में कैसा रहा, कैसा था? क्योंकि ऑब्वियस बात है लॉकडाउन था, सप्लाई नहीं हो पाए, तो विड्रॉल सिम्टम्स या कुछ ऐसा आप लोगों को कुछ केसेस मिले? डेफिनेटली कोविड टाइम्स में ड्रग्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो गई थी फॉर ऑब्वियस रीजंस। ट्रांसपोर्टेशन नहीं था और जो भी ड्रग्स की सप्लाई आ रही थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड रेट्स पे भी हो रही थी। तो हाँ, लोगों में विड्रॉल सिम्टम्स भी थे, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि लंबे टाइम तक ड्रग्स ना मिलने की वजह से जो लोग छोटा क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे थे नारकोटिक्स को, वो इस लत से बाहर आ पाए और फिर अब वो दोबारा उस ड्रग सिचुएशन में ना पड़े। इसके लिए सिविल सोसाइटीज़ को हमने काफ़ी इन्वॉल्व किया है कि उनको
आराम से देखे, टेक केयर ऑफ़ देम, और इसी तरीके से उनको अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। सर जैसे कैपिटल, अगर हम कैपिटल का बात कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पे जो कहाँ पे ड्रग्स रखा जाता है, लाइक कोई शॉप्स वगैरह है या रिसोर्सेज के हिसाब से, या वो लोग कहीं मिलके या कहीं जगह है जो सीक्रेट प्लेसेस है वहाँ पे ड्रग्स को मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज किया जाता है या बेचा जाता है, ऐसा स्पेसिफिक एक है यहाँ पे कैपिटल? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। जो भी केसेस हमने पकड़े हैं उसके अंदर जो ड्रग्स का सोर्स है वो गोडाउन्स भी हमें मिले हैं, लोगों के घरों से भी हमें मिले हैं, शॉप्स के अंदर भी कुछ कुछ पोर्शन उन्होंने अलग से हिडन रख रखे थे जहाँ पे भी हमें स्टैशेस मिले हैं। तो जहाँ भी उसको लगता है कि उसका सप्लाई सेफ़ रहेगा तो फिर वो वहाँ पे रखता है। तो डिफरेंट जगह से मिलता है। ऑपरेशन जो स्पेसिफिक नहीं है? नहीं, मोड ऑफ ऑपरेशन कोई स्पेसिफिक नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के तरीके भी स्पेसिफिक नहीं है। मैन टू मैन ट्रांसमिशन भी हो रहा है ड्रग्स का, थ्रू व्हीकल्स भी हो रहा है, थ्रू बसेस भी हो रहा है। तो ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए इंफॉर्मेशन बेसिस पे ही हम लोग काम करते हैं। Just now I have said I have to place some people from this office in the Itapur to stop all these drug addicts and those public who are creating nuisance. So what I wanted to say is that we have less number of police personnel. That is what I am told by the SP Capital and OCs here in Itanagar. So they are having less number of police personnel to manage all these places. Exact figure I don't know, but I am told that there are more than 60 to 70 areas where the gamblings are going on. And almost all the sectors and colonies are affected by the drug addiction. More than 1,000 people are taking this, what you say, that injection. I have some samples also, which was collected during the raid in some colonies. I don't know this. I have not tested this. I am told that this is a heroin. This is a heroin, and that the person who possessed this heroin, I don't know. I am told that the price is 3,500 something like that. So actually I don't know exactly where it is. Positive story बनाओ. Heroin or not? Maybe it's some powders. कोई हल्दी का पाउडर जैसे दिखाई देता है तो पता नहीं. So anyhow ये चीज़ जो है ईटानगर में सेक्टर कॉलोनी में है. तो तू जस्ट कंट्रोल दिस. हम लोग का पास क्या होता है, आपको जब भी बात करता है डिमांड रिडक्शन बोलता है, सप्लाई रिडक्शन बोलता है, दोज नार्कोटिक्स पीपल ना वो बताता है. तो हमने काफ़ी रेड किया यहाँ पे, काफ़ी बच्चा लोग को लेके आया जिसका आज ये मिला. बहुत तादाद, इट्स ह्यूज नंबर. तो उनको एक रात जेल में रखा भी है. तो इन लोगों को एक टाइमली ड्रग्स भी चाहिए. तो हमारा पास ईटानगर में ये एडिक्शन सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर भी नहीं है. जो डी एडिक्शन के लिए ईटापोर्ट को थोड़ा हम लोग यूज़ कर रहा है, लेकिन वहाँ पे इंजेक्टेबल आइटम नहीं है और जस्ट उसको कुछ दवाई टेबलेट से देता है. तो यहाँ मेरे ऑफिस में हम लोग लेके आया था. तो हम लोग वहाँ पे जो है डी एडिक्शन का जो सामान है, तो वो लोग बोलते हैं कि सर उससे हमको नहीं होगा, हमको डीजी लेना होगा. तो अभी पुलिस क्या कर सकता है? पुलिस अरेस्ट करेगा, केस बनाएगा. केस बनाता है तो
वो जेल में रहता है। तो जेल में फिर अगर आपको ये उसको ड्रग्स नहीं देने से भी वो लोग तो उधर पूरा चिल्ला उला के रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो कभी कभी बेल लेने वाला भी नहीं आता है, पुलिस थाना में हो या कोर्ट में। हम लोग का यहाँ मीटिंग होता है, ये जो कैदी लोग का ऊपर में जो अंडर ट्रायल लोगों का ऊपर मीटिंग होता है हर सप्ताह में। In September 2020, the government has informed Parliament that the most widely used drug amongst juveniles are opioids. Opium, morphine, heroin, smack and poppy has fall under this category. Alcohol and inhalants follow opioids in the list of most consumed drugs among juveniles. We could not get any data on the juvenile cases registered under the NDPS Act in Arunachal, as the nodal officers for the narcotic is not ready to come in the camera and not even interested to meet our journalists in person for the interview. Meanwhile, the government has launched Nasha Mukt Bharat Abhiyan in 272 vulnerable districts with an aim to create awareness about the ill effects of substance abuse among the youths, with special focus on higher education institutes, university campuses and schools. Where Arunachal is battling the chronic drug menace, where heroin, opium, ganja are commonly used drugs, and families mourn the loss of their loved ones due to the drug menace. The Chief Minister of Arunachal Pradesh, Pema Khandu, has been vocal about the drug menace in the state, while in an interview with AN 24/7, he shows his concern over the issues. Drugs addiction and all, drugs meaning in the society, but the nodal officer is not like cooperating and he is even not picking up our call. Once I met him, but he is saying कि scientifically तुम लोग news बनाओ. So I don't know what is the scientific news, but आपका क्या comment रहेगा उसमें? Because drugs तो अभी सबसे बड़ा जी ये ड्रग्स जो देखिए अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी कंसर्न है, और हमारा जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी कहा है कि व्हेन वी सेलिब्रेट दी 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, खास करके जो ड्रग मीनेंस है नॉर्थ ईस्ट में जो चल रहा है वो पूरा ख़त्म होना चाहिए। सो हम लोग भी स्टेट में अभी एक कमेटी बनाया विच इज़ बीइंग हेडेड बाय द CM ओनली, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक कमेटी है हेडेड बाय द डेप्यूटी कमिश्नर। तो इसको लेके अभी समाज का लोग भी काफ़ी इसमें अभी चर्चा चल रहा है कि ड्रग्स को कैसे अभी कंट्रोल किया जाए, उसको समाज से कैसे बाहर निकाला जाए। बहुत सारा यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है, महिला का ऑर्गेनाइजेशंस है, तो सबको यूज़ करके अभी इसमें हम लोग का EEC बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग्स के ऊपर में। हम लोग अभी इसको बहुत जल्दी हम लोग शुरुआत करेंगे। एक मीटिंग हमको लेना है, उस मीटिंग के बाद में आई थिंक द नोडल ऑफिसर्स विल बी वेरी मच रिस्पॉन्सिव टू ऑल ऑफ यू। Now the question is how to reduce the drug menace in the society. While steps must be taken to stop supply by tamping down on cross-border trafficking, imposing harsher penalties under the NDPS Act, or improving drug enforcement, Arunachal must also address the problem on the demand side. Addiction should not be seen as a character flaw but as an ailment that any other person could struggling with. Therefore, the stigma associated with drug taking need to be reduced. Society need to understand that drug addicts are victims and not criminals. Certain crop drugs which have more than 50% alcohol and opioids need to be contained. Strict action is required from police officers and the narcotic department to curb the problem of drug menace in Arunachal. Education curriculum should include chapters on drug addiction, its impact, and also de-addiction, and proper counseling is another alternatives. This is all for today. Stay tuned for more updates. I am Sapna Time Taku signing off. Namaste.